चलिए भाई, तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइंडिंग के बारे में, स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग के बारे में बताया था कि क्या होता है, और साथ ही साथ बहुत सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था। तो स्टैटिक बाइंडिंग और डायनेमिक बाइंडिंग अगर आपको समझ में आ गया, बाइंडिंग समझ में आ गया, देन बाइंडिंग से ही पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब एक तरह से कंसेप्ट भी समझा दिया था मैंने आपको, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करके बता दिया था। तो रजनीकांत, अगर हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या मतलब सिचुएशन होता है उसके लिए? सर अगर हमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना है तो सर हमारा जो ये दो क्लास होने चाहिए, चाइल्ड और पेरेंट। देन हमारे मेथड ओवरराइड होने चाहिए। और सर उसमें सर जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं सर वहाँ पे अपकास्टिंग होना चाहिए पेरेंट का रेफरेंस में। हम लोग सर अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट को रखेंगे दैट इज कॉल्ड अपकास्टिंग, तो सर हम लोग ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं सर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि सर अच्छा बताइए कि पॉलीमॉर्फिज्म आखिर होता ही क्या है। ये क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर अच्छा बताइए कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि यहीं से पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्लियर होता है, यहीं पे क्वेश्चन शुरू हो जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म कुछ होता भी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, शायद ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ही वर्ड है, मैं भूल जाता हूँ ग्रीक वर्ड है या लैटिन वर्ड है। ठीक है, सर ग्रीक वर्ड है सर। ग्रीक वर्ड है। तो पॉली के, जैसे पॉली का मतलब मेनी होता है, मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म होता है। तो इफ वन एंटिटी हैव अ डिफरेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का एक कंसेप्ट है, और ऊप्स के जो भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट में 3 की पिलर होते हैं। एक होता है पी, एक होता है आई, फिर एक होता है ई, है ना। P stand for polymorphism, I inheritance encapsulation, and E stand for encapsulation. E stand for encapsulation, I for inheritance. ठीक है, तो ये PIE जो हमारा कंसेप्ट है, इसी से ही मिलके हमारा मतलब पूरा ऊप्स का कंसेप्ट बना हुआ है। ठीक है, इनकैप्सुलेशन के पढ़ने के लिए हम क्लास और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, फिर रीयूजेबिलिटी के लिए इनहेरिटेंस यूज करते हैं, और फिर प्रोजेक्ट को और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाने के लिए और प्रोजेक्ट को लूजली कपल्ड बनाने के लिए हम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। तो ये 3 चीज़ों से मिलके पूरा ऊप्स बना हुआ है। ऊप्स में ये तीन की पिलर्स हैं, जिसमें ई इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन पहले, फिर इनहेरिटेंस बाद में, देन पॉलीमॉर्फिज्म अभी हम पढ़ रहे हैं। ये 3 कंसेप्ट हमारे पास होते हैं, पाई पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये जो ऊप्स के कंसेप्ट हैं, चाहे कोई भी कंसेप्ट आप ले लो, चाहे वो आप जो भी आपने कंसेप्ट अभी तक पढ़ा उसमें से कोई कंसेप्ट ले लो, उसमें से ये जो कंसेप्ट है जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, इसका बेसिकली कोई इम्प्लीमेंटेशन सर ये अपने आप में ऐसा कहीं नहीं, जैसे जैसे इनहेरिटेंस करते हो तो एक्सटेंड लिखते हो तो दिख जाता है एक्सटेंड हो रहा है तो इनहेरिटेंस हो रहा है। उसी तरह से अगर आप इनकैप्सुलेशन करते हो तो वो भी दिखता है प्रोग्राम में कि प्राइवेट डेटा पब्लिक सेक्टर। पॉलीमॉर्फिज्म प्रोग्राम में ऐसे दिखता नहीं है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट एक कंसेप्ट का नाम है, वो दिखेगा तब जब उसके लिए भी ऐसे कोई मतलब कंसेप्ट यूज करोगे। जैसे मैंने आपको कल मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट बताया था, ठीक है, फिर आज फिर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना सिखाया था मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू और अपकास्टिंग के थ्रू। तो वही पॉलीमॉर्फिज्म का इम्प्लीमेंटेशन था बेसिकली जो आपने पढ़ा। तो पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें पॉली का मतलब मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म। तो इफ वन एंटिटी हैव अ डिफरेंट फॉर्म दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इंटरव्यू में गए, इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, तो बोलोगे पॉलीमॉर्फिज्म कहता है सर कि अगर कोई एक एंटिटी है, एंटिटी एक है और उसके रूप अनेक हैं, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट एक कंसेप्ट का नाम है, और इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ये सारे कंसेप्ट हम यूज करते हैं। ये सारे कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग तो होता नहीं है, मेथड ओवरराइडिंग और ये सारे मतलब कंसेप्ट जो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग वाले होते हैं, इसको हम यूज करते हैं। अगर हम अपने प्रोग्राम में ओवरलोडिंग या ओवरराइडिंग करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म वहाँ पे हो रहा है। तो फिर इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा ये बनाया क्यों गया, इसका कोई एग्जाम्पल बताइए। तो सर रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ जिसका एक एंटिटी हो और उसके रूप अनेक हो,
है ना, एंटिटी एक हो, रूप अनेक हो, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। सर पॉलीमॉर्फिज्म का सर बेस्ट एग्जांपल तो आप भी हैं सर। आप एक सिंगल एंटिटी हो और आपके जो रूप हैं वो अनेक हैं, या हमारे रूप अनेक हैं। जैसे सर मैं अपना एग्जांपल ले लूं तो सर मेरा जो बिहेवियर है, मेरा फंक्शनलिटी है, या जो मेरा रूप है अभी यहाँ पे एज अ इंटरव्यूअर है, यहाँ पे मैं इंटरव्यू देने, सॉरी एज अ ट्रेनी है, जब या मैं इंटरव्यू पर्सन बन के आया हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, और हमारे लिए आप इंटरव्यूअर हो। ठीक है, लेकिन फिर अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी का बेटा भी हूं और किसी का भाई भी हूं, किसी का दोस्त भी हूं। तो जो मेरा नेचर है वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वो वेरी कर रहा है, इसका मतलब ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, है ना। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कोई भी अम, एक एंटिटी हो और उसके रूप अनेक हो। एंटिटी एक, रूप अनेक, वन इंटरफेस विथ डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन। जब एक ही चीज़ को आप चार तरह से एज्यूम कर लो, चार तरह से समझ लो, या चार तरह से उसे इम्प्लीमेंट भी कर लो, तो दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, जैसे भाई आपकी ही मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपको कभी भाई अगर आप दोस्त के बीच में हैं तो एज अ फ्रेंड बन के आप वहाँ पे अपना दोस्ती निभा रहे हैं, रंजीत की तरह, ठीक है ना। बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी के आप ब्रदर हैं तो उस तरह से आप उसकी रिलेशन को निभा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं ये जो कह सकते हो आपका जो रूप है वो एज़ पर द सिचुएशन चेंज हो जा रहा है। तो एक एंटिटी हो और रूप अनेक हो। कोडिंग के अंदर तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल, लेकिन एक सबसे बढ़िया एग्ज़ाम्पल जो मैं देता हूँ वो ये है कि आप अगर प्रिंट एलन मेथड की बात करो तो इस प्रिंट एलन मेथड में देखो वन इंटरफेस है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। कैसे-कैसे है? जैसे एक ही प्रिंट एलन मेथड है जिसमें आप अगर कोई इंटीजर वैल्यू देते हो तब भी ये प्रिंट करके दिखा देता है, कोई फ्लोट वैल्यू देते हो तब भी प्रिंट करके दिखा देता है, ठीक है। और कोई अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया तब भी ये प्रिंट करके दिखा देता है। तो यानी कि एक एक मेथड है, वन इंटरफेस है विद डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस है। तो यही प्रिंटलन मेथड इंटरनली कैसे बनाया गया होगा? क्या वो इंटीजर टाइप का बनाया गया होगा या फ्लोट या स्ट्रिंग? वो अलग अलग बनाया गया होगा। एक ही मेथड होगा जो अलग अलग पैरामीटर लेता होगा, यानी कि उसको ओवरलोडेड करा गया होगा इंटरनली। तभी तो आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में कभी इंटीजर दे दोगे तो इंटीजर वैल्यू प्रिंट कर देगा, स्ट्रिंग दे दोगे तो स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कर देगा, और बुलियन वैल्यू दोगे तो बुलियन प्रिंट करके दे देगा। तो एक मेथड है जिसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग ऐसे बना के दे दिया गया, ठीक है ना। तो इसे वन नेम मेनी फॉर्म बोल सकते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। ये तो बेस्ट एग्जांपल है। तो रियल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी एग्जांपल आप लोग मुझे बताइए कि जहां वन नेम मेनी फॉर्म यूज होता हो, दैट इज वही पॉलीमॉर्फिज्म है। कोई एक आध सर एग्जांपल आप दो। सर पानी पानी पानी। पानी, यस बिल्कुल सर। सही बात है। पानी जैसे बताइए। पानी के 3 फॉर्म होते हैं सर, गैस, ठोस, तरल। बिल्कुल, मुझे लगा कि तुम ऐसा कहोगे कि पानी गंगा जल भी पानी ही होता है, और जो नहीं है सर, नहीं बिस्लेरी सर। बिस्लेरी भी पानी ही होती है सर। और जो घर में हम पीते हैं वो भी पानी है, तालाब का भी एक पानी है। पानी नहीं तो सब सर, है। हाँ, माइकल प्रोसेस है सर। ठीक है, क्लियर है। चलिए, समझ में आ रहा है बात। बढ़िया बताया आपने। और ये वाटर के ही तीन अलग अलग रूप हैं, बिल्कुल सही बात है। एक नाम एक है, रूप अनेक है, पॉलीमॉर्फिज्म है, पॉलीमॉर्फिक है। बिल्कुल आप ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों के दिमाग में अभी कुछ याद आ रहा है तो बताओ, नहीं तो अभी थोड़ी देर बाद बताओ, याद कर लो, सोच लो। तो मैं एक सिंपल वर्ड में बताऊंगा, डेफिनेशन थियरी तो कितना भी इसका पढ़ो, बस इसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में मैं एक ही वर्ड बताऊंगा कि जैसे जैसे हिंदी में रस, छंद और अलंकार होते हैं, और इंग्लिश में पार्ट ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, उनका रोल क्या होता है? उनका रोल होता है किसी वर्ड के या किसी स्टेटमेंट को ब्यूटीफुल बनाना, बेटर बनाना, इस तरह से बना देना कि कोई भी उसे ईजिली समझ पाए, या उस तरह से बना देना कि ताकि वो मतलब मतलब एक्सप्लेन ईजिली करा जा सके, ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैं बोलूँगा कि हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सेमीकोलन या क्वेश्चन मार्क, ये सब हम क्यों यूज करते हैं? ये सब हम इसीलिए यूज करते हैं कि भाई
कोई भी वर्ड है, कोई स्टेटमेंट है, कितना आसानी से बोला जा सके, कितना इजीली बोला जा सके, प्रेजेंट करा जा सके। उसी तरह से किसी शब्द को शोभा को बढ़ाने के लिए यूज करे जाते हैं। उसी तरह से ये क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब सारी चीजें ये जावा की शोभा को बढ़ाने के लिए, जावा को ब्यूटीफुल बनाने के लिए करा गया है। पॉलीमॉर्फिज्म नाम का कंसेप्ट है, इससे क्यों बनाया गया, ताकि जावा को ब्यूटीफुल बनाया जाए, जावा को सिंपल बनाया जाए। पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, टू रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करना। फिर जैसे ये प्रिंट एलन मेथड है, तो देखो इसमें एक ही नाम है ना, प्रिंट एलन। आपको 10 बार तो मेथड याद नहीं करना पड़ेगा ना, प्रिंट मतलब आपको 10 नाम नहीं याद करना पड़ रहा है, एक ही नाम याद करना पड़ रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी घट जा रही है ना। तो जब किसी प्रोग्रामिंग में मेथड ओवरलोड कर देते हो या ओवरराइड कर देते हो, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म इसलिए कहलाता है क्योंकि कहीं न कहीं आपको नाम एक ही याद करना पड़ेगा। आपको एक नाम याद करना है और उसके काम अनेक है। तो एंटिटी एक है और काम अनेक है, इसी तरह से वो पॉलीमॉर्फिज्म है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का फायदा ये हो गया कि कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो रिमूव हो जाती है। समझ रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। अब ये दो टाइप का होता है, कंपाइल टाइम और रन टाइम, है ना। कंपाइल टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करा जाता है और रन टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ये कंसेप्ट का नाम है, जैसे स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग है। समझ रहे हो ना। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, देखिए जरा। कहा जाता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी फंक्शनलिटी के साथ कंपाइल टाइम पे बाइंड हो जाए तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, रन टाइम पे हो जाए तो रन टाइम मतलब पॉलीमॉर्फिज्म है। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइलर करता है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जेवीएम करता है। ये तो बाइंडिंग भी ऐसे ही होता था, कुछ बाइंडिंग भी कुछ इसी तरह से होता था। बात समझ में आ रही है, बाइंडिंग भी लगभग इसी तरह से ही होता था कुछ, ठीक है ना। लेकिन फिर अंतर क्या है दोनों में, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट एक कंसेप्ट का नाम है और बाइंडिंग जो है एक फिजिकल चीज होती है जो कोड में होती है। समझ रहे हो ना। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का जो एग्जांपल है वो है मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो होता नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो बताओ ये दोनों चीज आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो, पढ़े हो? सर जानते हैं सर। तो बस वही कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप जानते हो, तो बस खत्म। और जो हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसका एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। अगर मेथड ओवरराइडिंग जानते हो तो आप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जानते हो। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कैसे अचीव करना है कल मैंने आपको समझा ही दिया था, अभी अभी रजनीकांत ने भी बताया कि दो क्लासेस में सेम नेम से मेथड रखो और आप कास्टिंग कर दो। मेथड कॉल करोगे, पेरेंट का कॉल होगा, एग्जीक्यूट चाइल्ड का होगा। वही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब मेथड ओवरराइडिंग और अपकास्टिंग करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो जाता है उससे, ठीक है। तो देखो पॉलीमॉर्फिज्म जो फीचर है, ये सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये डेटा पे नहीं होता है। पॉलीमॉर्फिक जो नेचर होता है वो बिहेवियर होता है। तो इसीलिए हम पॉलीमॉर्फिज्म कभी डेटा पे अचीव नहीं करते हैं, हमेशा मेथड पे अचीव करते हैं। अभी जैसे अभी जैसे सचिन ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम ये डेटा हाइड करते हैं, ये बाइंडिंग इसकी क्यों नहीं होती है रन टाइम पे। हमने अभी स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग आपको पढ़ाया था। तो जावा में हर चीज़ स्टैटिकली बाइंड होती है, केवल एक ही चीज़ डायनेमिकली बाइंड होती है, वो है नॉन स्टैटिक मेथड। बाकी सारी चीज़ें स्टैटिकली बाइंड हो जाती हैं, क्योंकि वो सब किसके एग्जाम्पल थे, क्योंकि वो तो डेटा था ना, डेटा तो स्टैटिकली बाइंड हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो डेटा पे डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हमेशा मेथड पे होता है। पॉलीमॉर्फिक ये जो मेथड पे होता है, डेटा पे नहीं होता है। आप मुझे बताओ, मेरा डेटा मेरा नेम है, मेरा लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, तो क्या मेरा जो हाइट है वो यहाँ पे कुछ और होता है और ऑफिस में जाने पे बदल जाता है? नहीं, बिहेवियर बदल जाता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है, डेटा नहीं चेंज होता है। नाम, एज, एड्रेस, आपका लेंथ, विड्थ, हाइट ये नहीं चेंज होगा, ओनली बिहेवियर चेंज हो जाएगा। बिहेवियर चेंज हो जाएगा, डेटा नहीं चेंज होगा। क्लियर? सर यहाँ पर जो है ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो सर अगर हम लोग मेथड ओवरलोडिंग करेंगे तो वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा। हाँ जी, ओके सर।
ओवरराइड में रन टाइम हो जाएगा। हाँ, तो सर हम लोग जो कल आर्गुमेंट लेके कर रहे थे तो वो सर डायनामिक ये था क्या, डायनामिक बाइंडिंग था? डायनामिक बाइंडिंग कौन सा आर्गुमेंट लेके कर रहे थे? आर्गुमेंट आर्गुमेंट लेकर के सर, जो हम लोग ये ट्राई कैच का यूज करके ऑब्जेक्ट बना करके फिर से ये कॉल कर रहे थे। डायनामिक बाइंडिंग का सिंपल सा एग्जांपल वो भी था जो हमने ये एग्जांपल भी बनाया था। एकदम सिंपल सा एग्जांपल वो भी था जो हमने 2 क्लासेस लिए थे, चाइल्ड और पेरेंट, वो भी उसी का एग्जांपल था। 1 मिनट, ये वाला ट्राई कैच ही कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्राई कैच से, वो तो ट्राई कैच इसलिए मैंने आपको समझा दिया, उसमें फॉर नेम का भी यूज समझा दिया था आपको। एक ऊपर भी एग्जांपल बनाया था आप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग करके, वो भी था डायनामिक यस बाइंडिंग का सर, एग्जांपल। वो तो क्लियर है, बट सर ये जो ट्राई कैच कर रहे हैं तो सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं डायनामिक वो हम बाइंडिंग? बाइंडिंग को समझाने के लिए हमने किया था। ट्राई कैच के साथ हमने देखो उसको पढ़ाने का पर्पस क्या था, जो ट्राई कैच के थ्रू क्लास डॉट फॉर नेम, पहला चीज़ तो क्लास फॉर नेम को समझाना था, उसको बनाने का पर्पज है ना। ये वाला जो चीज़ है इसको बताने का पर्पस था कि आपको क्लास फॉर नेम को समझा दूँ, न्यू इंस्टेंस के बारे में समझा दूँ, और साथ ही साथ इसी प्रोग्राम में स्टैटिक बाइंडिंग और डायनामिक बाइंडिंग को भी समझा दूँ। सबसे बड़ा पर्पज यही था। हम चाहे तो इसके बिना भी कर सकते हैं स्टैटिक बाइंडिंग डायनामिक बाइंडिंग, नहीं कर सकते। वो तो क्लास डॉट फॉर नेम न्यू इंस्टेंस से हमने रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाना सिखाया। लेकिन हाँ, क्लास फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस का जो सबसे बड़ा फायदा होता है, बिगेस्ट एडवांटेज होता है, वो रन टाइम पे चीज़ों को लोड कराना, रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाना। जैसे क्लास फॉर नेम का रन टाइम पे फायदा रन टाइम पे लोड कराना, और न्यू इंस्टेंस का फायदा है किसी क्लास को रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट बना के कॉल कराना, ये फायदा है। और ये कोड अगर कहीं लिखा गया है क्लास फॉर नेम और न्यू इंस्टेंस वाला, तो यानी कि ये रन टाइम पे मतलब बाइंडिंग के लिए लिखा गया है, रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं ये कोड कहाँ कहाँ लिखा गया है। ये कोड आपके एंड्रॉयड में लिखा गया है, ये कोड आपके फ्रेमवर्क लिखा गया है, ये कोड आपके सर्वलेट में लिखा गया है ना। ये कोड लिखने से ये फ़ायदा होता है जी कि इस कोड को कोई टेक्नोलॉजी रन अपने पास लिख के रख लेती है ना। आपने कभी एंड्रॉयड थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है एंड्रॉयड? नो सर। नहीं पढ़ा है? अच्छा, तो आगे आप पढ़ोगे वहाँ पे एक एक्टिविटी, ऐसी क्लासेस भी यूज करोगे जावा में जहाँ पे हम क्लासेस का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाते हैं। ऐसी क्लासेस यूज करोगे जहाँ पे हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते और क्लास चलती उसके मेथड भी चलते हैं अपने आप। चलो अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपने इवेंट हैंडलिंग पढ़ी है, आप एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करते थे, एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड करते थे ना, और यस सर। आप ओवरराइड करके उसे छोड़ देते थे। वही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, वो सबसे बड़ा एग्जांपल होता था वहाँ पे एक्शन परफॉर्म मेथड हम कभी नहीं कॉल करते हैं, वो बटन कॉल करती है। और बटन किसने बना रखा है? एंड्रॉयड वालों ने, सॉरी जावा वालों ने बना रखा है। तो जावा वालों ने बटन बना के रखा हुआ है जी, और उसने अपने बटन के रेफरेंस पे मेथड कॉल करके रखा हुआ है, समझ रहे हो। बटन के रेफरेंस यस पे सर। मेथड कॉल करके रखा हुआ है, और फिक्स नहीं है, पता नहीं है कि किसका ऑब्जेक्ट आएगा और किसका मेथड चलेगा। अब जैसे मैंने इस तरह से रेफरेंस पे कॉल करके रखा हुआ है मान लो, तो यहाँ पता है कि ये सी डॉट शो या सी डॉट डिस्प्ले या सी डॉट एक्स और वाई किसका चलने वाला है, पता है मुझे? बताओ आप। नो सर, नो सर, नो नहीं सर। पता है ना। अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आ जाए और बेस का रेफरेंस आ जाए, है ना, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। और बेस का ही ऑब्जेक्ट और बेस का ही रेफरेंस आ गया तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। उसी तरह से उसी तरह से वो वाला जो कंसेप्ट है मैंने आपको डब्ल्यूटी में बताया था कि बटन क्लास के अंदर एक एक्शन परफॉर्म मेथड कॉल करने का कोड लिखा हुआ है इंटरनली, लेकिन ये एक्शन परफॉर्म किसका कॉल होगा ये नहीं लिखा हुआ है। वो रन टाइम पे आप जिसका ऑब्जेक्ट भेज देते हो वो उसका चला देता है, समझे? यस सर। ऐसा है। सर तो हमारा जो ये स्टैटिक बाइंडिंग होता है तो सर स्टैटिक बाइंडिंग में तो सर हमारा ये स्टैटिक टाइप का मेथड होना चाहिए। स्टैटिक बाइंडिंग में देखिए मैं आपको बताऊं, पहली चीज़ तो स्टैटिक बाइंडिंग में स्टैटिक टाइप का ही मेथड नहीं होना चाहिए। जावा में स्टैटिक बाइंडिंग किस किस चीज़ की होती है बताता हूँ मैं। चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो, चाहे वो डेटा क्यों ना हो, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, चाहे वो स्टैटिक मेथड हो, चाहे वो फाइनल मेथड हो, चाहे वो प्राइवेट मेथड हो, इन सब की स्टैटिक बाइंडिंग होती है। स्टैटिक बाइंडिंग इतनी चीज़ों की होती है, प्राइवेट डेटा, सॉरी स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक डेटा, स्टैटिक मेथड, प्राइवेट मेथड, फाइनल मेथड, कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजर्स, इन सब की स्टैटिक बाइंडिंग होती है। जावा में केवल एक ही चीज़ की डायनेमिक बाइंडिंग होती है, एक ही चीज़ का रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, वो है मेथड, मतलब नॉन स्टैटिक मेथड।
नॉन स्टैटिक मेथड। तो सर अगर मेथड का स्टैटिक बाइंडिंग होगा तो सर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे मेथड हाइडिंग हो रहा है, मेथड ओवरराइड नहीं हो रहा है। मेथड की स्टैटिक बाइंडिंग, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, होता ही है बिल्कुल। यस सर, ओके सर, क्लियर है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए सर, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग दोनों सेम है सर? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और स्टैटिक बाइंडिंग, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक बाइंडिंग बिल्कुल सेम है यार, सब बिल्कुल सेम है समझने समझाने के लिए। और अगर टेक्निकली समझोगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके एकदम घुस के पढ़ोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो थोड़ा सा अलग है। अब क्या अलग है वो समझाता हूँ, और क्या सेम है वो भी समझाता हूँ। अलग क्या है ओके सर। सुनिएगा। अलग यही है कि पहला चीज़ ये समझिए, बाइंडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म दो टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी हैं। बाइंडिंग एक फिजिकल चीज़ होती है जो कोड में होती है फिजिकली, और पॉलीमॉर्फिज्म कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, ये एक कंसेप्ट का नाम है, समझ रहे हो। पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट का नाम है, जस्ट पॉलीमॉर्फिज्म जस्ट एक कंसेप्ट है, लेकिन बाइंडिंग कंसेप्ट का नाम नहीं है। ये फिजिकल चीज़ है जो कोड में इंटरनली होती है, ये फिजिकल कंसेप्ट है। बात समझ में आ रही है? एक मिनट रुको ना यार, एक, हाँ, तो ये बाइंडिंग जो है ये फिजिकल चीज़ है जो कोड में इंटरनली हो रही है। एक मिनट रुको जो है, तो ठीक है। तो जो बाइंडिंग जो कंसेप्ट है वो बेसिकली फिजिकली चीज़ है जो कोड में होती है। क्या होती है बाइंडिंग? सचिन बताओ, आप ही बताओ बाइंडिंग क्या होती है। क्या बताया था मैंने बाइंडिंग के बारे में? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है सचिन? सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है सर आपका आवाज। आवाज ब्रेक हो रहा है? जी सब सर। सबको ब्रेक हो रहा है? अभी सही है, अभी सही है, हेलो। अभी सही आ रही सर है आवाज, नहीं आ रही? अभी भी सर ब्रेक हो रहा है सर। सही आ रहा है। ब्रेक हो रहा है सर थोड़ा आवाज। सर मैं अभी एक बार ज्वाइन करता हूँ सर, एक मिनट। सबको ब्रेक हो रहा है? हाँ सर। नहीं सर, ब्रेक तो नहीं हो रहा है सर। देखो ये अब किसी को ब्रेक हो रहा है, किसी को नहीं ब्रेक हो रहा है, क्या माजरा है। यस सर, अब ठीक है सर, अब ठीक है सर। मैंने म्यूट कर दिया था थोड़ी देर के लिए, तो उस टाइम की बात तो नहीं कह रहे हो? हाँ बताओ सचिन, मैं अब आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन कि बाइंडिंग का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग? होता क्या है बाइंडिंग? सर वो रन टाइम पे डिसाइड होता है सर, कौन सा मेथड कॉल करना बोल के सर। अरे नहीं यार, बाइंडिंग का मतलब कुछ और होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब कुछ और होता है। बाइंडिंग का मतलब, बाइंडिंग की लिटरल मीनिंग, एक्चुअल डेफिनेशन इसका क्या है? ओके सर, बाइंडिंग सर और वो मेथड का नाम कॉल कर रहा है सर, और सर कॉलिंग द मेथड विद कनेक्टिंग अ मेथड कॉल विथ मेथड डेफिनेशन। यस सर, सॉरी सर, यस सर। कनेक्टिंग अ मेथड कॉल विथ मेथड डेफिनेशन, कनेक्टिंग अ मेंबर कॉल विथ मेंबर डेफिनेशन। मेथड नहीं, मेंबर बोल दो। मतलब हाँ कोई भी सर। हम मेंबर कॉलिंग कर रहे हैं और उसकी मेंबर डेफिनेशन के साथ जब कनेक्शन बन रहा है तो दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग। यस एक सर, तरफ यस हमारे सर। मेंबर्स बने हैं, कॉलिंग हो रही है, एक उनके डेफिनेशन है, और उनके बीच में जो लिंक बन रहा है उसी को बाइंडिंग बोल रहे हैं। जैसे मैं सचिन से मतलब बाइंड हो गया, नहीं बोल सकता हूँ? कैसे बाइंड हो गया? मैं टीचर बन गया, सचिन स्टूडेंट बन गए, हमारा एक रिलेशन बन गया, हमारे उनके साथ बाइंडिंग बहुत अच्छी है। कहते हैं ना कि ये इनके साथ इनकी बाइंडिंग बड़ा अच्छा है, ठीक है। किसी की बाइंडिंग किसी के साथ नहीं अच्छी होती है, ठीक है। किसी दोस्त से झगड़ा हो गया तो बोलते हैं बाइंडिंग थोड़ा हमारा नहीं सही है। तो बाइंडिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्शन से ही होता है, कनेक्शन से ही तो होता है। तो बाइंडिंग जो है एक इंटरनल, एक फिजिकल चीज है जो कोड में हो रही है।
एक तरफ मेथड कॉल है, एक तरफ मेथड डेफिनेशन है। जैसे हमने कॉल किया, डेफिनेशन मिल गया तो बाइंडिंग हो गई, लिंकिंग हो गई। उसी तरह से पॉलीमॉर्फिज्म कोई ऐसा इंटरनल चीज नहीं है जिसको मैं ऐसे दिखा सकूं कि ये देखो ऐसे हो रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म कोई फिजिकल चीज नहीं है, लॉजिकल चीज है। बाइंडिंग फिजिकली है, फिजिकली कोड में हो रही है, कॉलिंग का डेफिनेशन से लिंकिंग, है ना। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट का नाम है जस्ट, ठीक है। पहला तो डिफरेंस ये हो गया, नहीं हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म और बाइंडिंग में डिफरेंस ये हो गया, लॉजिकल डिफरेंस समझने के लिए। अच्छा, जिस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है कंपाइल टाइम, रन टाइम, या इससे स्टैटिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोल सकते हैं। बाइंडिंग भी स्टैटिक और डायनेमिक या कंपाइल टाइम या रन टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जब बाइंडिंग को पढ़ाया जाता है तो माइंड में क्या होता है? बाइंडिंग को पढ़ाने के टाइम पे माइंड में होता है जी मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन के साथ लिंकिंग कब हुई, कंपाइल टाइम पे हुई या रन टाइम पे हुई। समझ में आई बात? ध्यान से सुनना। जब मेंबर कॉलिंग का मेंबर डेफिनेशन के साथ लिंकिंग हुई तो कंपाइलर ने करा या जेवीएम ने करा? अगर कंपाइलर ने कर दिया तो पहले से फिक्स हो जाता है कि इसी का ही चलना है, इसी का ही एग्जीक्यूट होना है। अगर जेवीएम करेगा तो रन टाइम पे ही डिसाइड हो जाएगा कि किसका चलना है, किसका नहीं चलना है, ठीक है। अच्छा, तो ये यानी कि इसका मेथड की कॉलिंग से लिंकिंग से रिलेशन है कि लिंकिंग कब हो रही है। अच्छा, पॉलीमॉर्फिज्म में जो कंपाइल टाइम और रन टाइम है इसका भी रिलेशन उसी तरह से ही है, डिसीजन से। बस यहाँ लिंकिंग से नहीं है, डिसीजन से है कि मेंबर कॉलिंग का मतलब कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या कहा जाता है कि व्हेन अ मेंबर गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन एट कंपाइल टाइम, तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। व्हेन अ मेंबर गेटिंग देयर मेंबर डेफिनेशन एट रन टाइम, दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो ऐसे बोल सकते हो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद देयर फंक्शनैलिटी, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट का वर्ड है। तो when object is bound with their functionality at compile time, that is called compile time polymorphism. When object bound with their functionality at run time, that is run time polymorphism. अब देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाउंड वर्ड यूज हो रहा है, बाइंडिंग वर्ड यूज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे इंटरनली बाइंडिंग यूज हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के लगभग इंटरनली सेम हैं। लेकिन अब इसको लॉजिकली थोड़ा सा अलग से समझाया जा सकता है। कैसे? अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मेरी फंक्शनलिटी खाना पीना उठना बैठना घूमना, ठीक है ना। अब मान लो कि मैंने अपनी कोई फंक्शनलिटी के साथ स्टैटिकली डिसीजन ले लिया। जैसे होता नहीं है कि पुराने मूवीज में दिखाता है कि दो बच्चे होते हैं, उनके परिवार घूमने मेले में जाते हैं, तो जो है मदर फादर कहते हैं कि चलो इन बच्चों की शादी तय कर दी गई, है ना। रिलेशन मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं और उनकी फंक्शनलिटी है मैरिज। मैरिज नाम की फंक्शनलिटी में वो 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले जो है पहले ही बाइंड हो गया, डिसीजन हो गया कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनकी फंक्शनलिटी मैरिज है, उसके साथ ये डिसीजन हो चुका है वो इनकी शादी इनके साथ होना है। अभी टीवी सीरियल भी आता था बालिका वधू, और ये वाला सीरियल भी आता था बाल विवाह वाला, समझ रहे हो ना। उनका रिलेशन तय हो गया था कि जी बचपन में ही कि इसका इनके साथ शादी होना है, ठीक है। तो मतलब दो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी फंक्शनलिटी है मैरिज, तो मैरिज नाम की फंक्शनलिटी से मान लो पहले ही 10 साल पहले ही डिसाइड हो गया कि जी इनका इनके साथ शादी होना है, ठीक है। तो अगर वो डिसाइड जो हुआ था और वही अगर 10 साल बाद हुआ तो इसका मतलब वही वो चीज़ जो हो गई वो कंपाइल टाइम पे हो गई। और 10 साल बाद जो होगा वो तो होगा तो रन टाइम पे ना, अगर देखा जाए तो। अच्छा, लेकिन कोई भी काम अगर डिसाइड भी रन टाइम पे हो और बाइंड भी रन टाइम पे हो तो दैट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैंने मॉर्निंग में सोचा था कि जी मुझे इंटरव्यू देने जाना है, और इंटरव्यू देने के लिए जी मेरा टाइमिंग था 12 बजे से या 9 बजे से था, और मैं 9 बजे पहुंच गया। क्या पता चला इंटरव्यू और शाम को 3 बजे आएगा, अब 3 बजे तक बैठना है, तो अब क्या करें। ये मेरा इंटरव्यू का प्लानिंग था, हम सोच के गए थे कुछ और, लेकिन हमारा इंटरव्यू के लिए हम बैठे हुए 3 घंटा, क्या करें। तब तक जो हमने सोचा नहीं था, 10-4 लोग मिल गए, चलो बैठ के पबजी खेलें भाई। तो यानी कि आपने सोचा नहीं था ना कि 4 लोग वहाँ मिल जाएंगे और हम बैठ के पबजी खेलेंगे, है ना। तो ये रन टाइम पे आपने डिसीजन ले लिया। ये मूवी देखने का प्लान बना लिया कि चलो 3 घंटा मूवी देख के आ जाते हैं, बगल से मॉल है बगल में। तो यानी कि आपकी फंक्शनलिटी है मूवी देखना और आप एक ऑब्जेक्ट हो, आप उस फंक्शनलिटी के साथ रन टाइम पे डिसाइड हो गया चलो यहाँ रन टाइम पे तुरंत काम कर लें। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है किसी काम का डिसीजन।
तो बाइंडिंग का भी मतलब कहीं ना कहीं कॉलिंग से है, बट वो स्टैटिकली हो रहा है या डायनामिक हो रहा है, तो यही थोड़ी सी सिमिलरिटीज भी है। तो इसीलिए कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम कंपाइल टाइम बाइंडिंग एक तरह से समझने के लिए बोल सकते हैं, बट है नहीं। अब इसको हम ऐसे बोल देंगे कि जावा में कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता है, होता ही नहीं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, लेकिन कंपाइल टाइम पे बाइंडिंग होती है। ठीक है, जावा में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम बाइंडिंग एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है अगर देखा जाए तो देखो मैंने दोनों बातें समझाई। थोड़ा कंफ्यूजिंग वाली टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि क्या है क्या नहीं है। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे से क्लेरिफाई कर सकते हो। अब समझो क्यों नहीं होता है, पहले वो मैं बताता हूँ। देखो पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट का फीचर है और ऑब्जेक्ट आता कब है, रन टाइम पे। तो जब ऑब्जेक्ट रन टाइम पे ही, कोई ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम पे तो पैदा हो नहीं सकती। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जावा में किसी ऑब्जेक्ट को हम पहले ही कंपाइल टाइम पे तो बना नहीं सकते, ऑब्जेक्ट बनता रन टाइम पे है, इसलिए जावा में पॉलीमॉर्फिज्म रन टाइम पे ही होता है, कंपाइल टाइम पे नहीं हो सकता। तो फिर आपने ये कहा कि ये बताया क्यों, तो ये एक जनरल कंसेप्ट, दिस इज अ जनरल कंसेप्ट। जो ऊप्स के क्रिएटर हैं उन्होंने जनरली ये बताया कि इतने टाइप का होता है, ऐसे ऐसे होता है। हर लैंग्वेज अपने हिसाब से इसे इम्प्लीमेंट करती है ना। और ये जो मैंने कैटेगरी बताई ये जनरल कंसेप्ट बताया, ये C++ में होता था, किसी और लैंग्वेज में भी होता होगा, लेकिन जावा कहती है कि जावा में पॉलीमॉर्फिज्म कंपाइल टाइम पे होता ही नहीं है। तो आपने कहा कि फिर इसका मतलब जावा में मेथड ओवरलोडिंग और कंसर्ट ओवरलोडिंग नहीं होती है क्या? होती है, होती सब रन टाइम पे है। एक्चुअली देखा जाए तो सब रन टाइम पे ही होती है। अच्छा, पर कहा गया क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है वो रन टाइम पे ही बनता है, कंपाइल टाइम पे तो ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता। ऑब्जेक्ट एक रन टाइम एंटिटी है, जब रन टाइम एंटिटी तो सब कुछ रन टाइम पे ही होता है बेसिकली। तो फिर आपने कहा अगर मैं मेथड ओवरलोडिंग बनाऊं, उसे ऑब्जेक्ट से बना के कॉल करूं, एक मेथड ओवरलोड करो और ऑब्जेक्ट बना के कॉल करो, तो क्या वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है? नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत लोग उसे नहीं मानते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल उसे ही मानते हैं जो मैंने आपको बताया, मेथड ओवरलोड करो, सॉरी ओवरराइड करो, अपकास्टिंग करो, मेथड कॉल होगा पेरेंट का और चलेगा चाइल्ड का, तो वो है एग्जाम्पल बेसिकली। मतलब इस तरह से मैं एक बार फिर से बताता हूँ। एक क्लास बनाया, वाइड शो रखा, ठीक है, और फिर क्लास बनाया, इसमें भी वाइड शो रखा, दोनों में सेम नाम से मेथड हो, मतलब दो, और ये क्लासेस इनहेरिटेंस को फॉलो करती हो, ये एक्सटेंड कर रही हो, ठीक है, और बाकी आप मेन मेथड बना लो। मान लो ये मेन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट बनाया बी का और रेफरेंस है चाइल्ड, पेरेंट का। मेथड कॉल करोगे तो कॉल होगा पेरेंट का लेकिन चल जाएगा चाइल्ड। यही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है, यही डायनेमिक बाइंडिंग है, यही डायनेमिक मेथड डिस्पैच है। इसी को सब बोलते हैं, क्योंकि मेथड कॉलिंग का मेथड डेफिनेशन के साथ रन टाइम पे मतलब कह सकते हो लिंकिंग हो रही है। रन टाइम पे वो डिसाइड हो रहा है किसका चलना है किसका नहीं चलना है, ठीक है। तो फिर आपने कहा जब मेथड ओवरलोडिंग करते हैं तो वो एक्चुअली मेथड ओवरलोड कर लो। मेथड ओवरलोड कैसे होता है? मेथड ओवरलोड ऐसे होता है जब एक ही क्लास बनाओ, जैसे मान लो ए नाम की क्लास है और उसी में बहुत सारे मेथड आपने बना रखा है, ठीक है। तो एक ही ऑब्जेक्ट है और एक ही मेथड है। अब अगर ऐसे डिफ़ॉल्ट शो चलाओगे तो ऊपर वाला शो चलेगा, एक वैल्यू पास करके चलाओगे तो नीचे वाला चलेगा। ये क्या है? ये ओवरलोडिंग है। ये ओवरलोडिंग किसका एग्जाम्पल है? ये पॉलीमॉर्फिज्म है क्या? किसी भी टाइप का, चाहे कंपाइल टाइम या रन टाइम। तो ये किसी भी टाइप का एग्जाम्पल जावा के अंदर नहीं बोलोगे। C++ में इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते थे, C++ में, सॉरी। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि देखो हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये फंक्शनलिटी है, तो ये ऑब्जेक्ट से ये फंक्शनलिटी जब चलने वाली है तो ये इससे यही कॉल होगी, और इस ऑब्जेक्ट से ये फंक्शनलिटी कॉल है तो इससे यही कॉल होगी, हमें पहले से ही पता चल जा रहा है। तो यानी कि एक ऑब्जेक्ट है बाउंड विद देयर फंक्शनलिटी एट कंपाइल टाइम। तो जब वो ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करते हैं ना, तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट C++ में अलग तरीके से भी बनता था। ऑब्जेक्ट C++ में इसे भी ऑब्जेक्ट बोला जाता था C++ में, ये तब वो लोग बोलते थे ऐसा।
और जावा में ऑब्जेक्ट कब आता है? रन टाइम पे आता है, जब न्यू करके हो और इसको जब रन करते हो तभी आता है। तो ऑब्जेक्ट चूंकि रन टाइम एंटिटी है, तो फिर ये क्या हो गई? ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल नहीं है। तो ये है क्या? तो ये बस ओवरलोडिंग है, बस और कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट रन टाइम, मतलब मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, ये थोड़ा बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्टरी टॉपिक है, इस पे लोग अलग अलग अपना व्यू देते हैं, अपना अलग अलग से समझाते हैं, अलग अलग से बताते हैं। तो ये क्या है? ये मेथड ओवरलोडिंग ही है बस। और सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो तो इसको कहेंगे नहीं, ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। और जावा कहती है कि पॉलीमॉर्फिज्म तो रन टाइम पे होती है, ऑब्जेक्ट पे होती है, और ऑब्जेक्ट जावा में रन टाइम पे ही बनता है। तो ये रन टाइम पे हुआ ना, लेकिन रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के रूप में इसे नहीं कभी बताया जाता जावा में। बस ये ओवरलोडिंग का एक एग्जांपल है और कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, अब बहुत से ऐसे बुक राइटर हैं जो अब ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही नहीं, इसको स्टैटिक बना देंगे। अब बताओ ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हुआ या नहीं हुआ? STATIC, ठीक है। कहते हैं कि जी स्टैटिक मेथड तो क्लास के नेम से या बिना ऑब्जेक्ट बनाए, मतलब कहीं से भी कॉल हो जाता है। अब इसके लिए तो ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, तो जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पॉलीमॉर्फिज्म किस बात का भाई? तो कई लोग मतलब बुक राइटर में लिखा हुआ है कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये नहीं, दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जांपल है ना, ये स्टैटिकली बाइंड हो जाएगा, इसका चलना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है और बाइंडिंग जो है थोड़ा सा बड़ा ही पेचीदा वाला चीज हो गया। आप लोगों को खुद कंफ्यूजन हो गया होगा क्या? नहीं हुआ सर कुछ हाँ तो सर वही सर है सर। काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है सर तो ज्यादा कंफ्यूजन रखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बोल दो कि जी ये जो मेथड ओवरलोड अगर स्टैटिक मैंने किसी का बुक देखा था, उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि स्टैटिक मेथड बना के अगर ओवरलोडिंग कर रहे हो तो ये स्टैटिक मेथड अगर ओवरलोड हो रहा है तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है भाई। तो यार जब तो आप ही लोग बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का कंसेप्ट है, ऐसे याद करो ना। पॉलीमॉर्फिज्म ऊप्स का एक कंसेप्ट है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट पे होता है, तो जहाँ ऑब्जेक्ट होगा तो वहीं तो पॉलीमॉर्फिज्म होगी। आप लोग मुझे बताओ, चलो बाकी सब भूल जाओ जो अभी हमने पढ़ा है, आप इसका जवाब दो मुझे। जब ऑब्जेक्ट होगा तभी तो पॉलीमॉर्फिज्म होगा। यस सर। तो इस प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बना है? नो सर। तो फिर ये किसका एग्जाम्पल है? ये स्टैटिक बाइंडिंग का एग्जाम्पल। बस स्टैटिक बाइंडिंग। स्टैटिक बाइंडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म में शुरू में ही डिफरेंस आपको मैंने बता दिया कि बाइंडिंग मतलब फिजिकल चीज होती है कोड में जो होती है, पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट का नाम है बस। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज आपसे मैं कंफ्यूजन सॉल्व करता हूँ आपका। दूसरा चीज ये है कि भाई जो हमारा मेथड ओवरलोडिंग करते हैं और ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं और कहते हैं वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल है, तो क्या वो सही बात है? आप लोग मुझे बताओ। ये लो मेथड ओवरलोड मैंने करा और ऑब्जेक्ट से इसे कॉल किया, तो ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल हुआ? बोलो आप। नहीं सर। सर ऑब्जेक्ट तो रन टाइम पे बनेगा तो फिर कैसे होगा सर? तो बस यस सर, सही बस बोला। यही इतना जानना है। वैसे इतने ज़्यादा गहराई में कोई जाता नहीं है कि आपको पूछना है। ज़्यादातर लोग जो अगर आपसे कभी कोई कहता है कि पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम लिख के दिखाओ, तो प्रोग्राम वही वाला लिखना है जो मैंने आपको बताया था। वही मेथड ओवरलोड करो, ओवरराइड करो, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, पेरेंट का रेफरेंस, मेथड कॉल करोगे पेरेंट का और एग्जीक्यूट हो जाएगा चाइल्ड का। रन होगा सर चाइल्ड का। बस वही पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक्चुअली वही पॉलीमॉर्फिज्म है। तो मेथड ओवरलोडिंग वगैरह ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन तो है, ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है, बट कैटेगरी वाइज ना बोलो कि ये रन टाइम है, या ज़्यादातर वही यूज़ होता है। अगर देखा जाए तो ये भी पॉलीमॉर्फिज्म है रन टाइम का, ये भी रन टाइम पे ही हो रहा है, लेकिन ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का उतना बढ़िया एग्जांपल इसे ना बोलो, वही बोलो। और कंसिडर ओवरलोडिंग भी, तो ठीक है। तो इसलिए ये जो कंपाइल टाइम रन टाइम का फंडा है छोड़ो, ये बाइंडिंग का कंपाइल टाइम रन टाइम है, ये तो समझ में आता है। ठीक है। तो मतलब सब कुछ आप पढ़ लिए हो, बस आपको समझाना था कि ये चीज होती है। तो कहीं ना कहीं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम बाइंडिंग
में टेक्निकली डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया, आप बताओ, है ना डिफरेंस। मैंने बताया कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जावा में नहीं होता, लेकिन कंपाइल टाइम बाइंडिंग होता है जब स्टैटिक मेथड बना के कॉल करते हो और उसे लिंक करते हो और चलाते हो ना क्या डिफरेंस। लेकिन डायनेमिक बाइंडिंग और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म एक ही होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कंसेप्ट है, लेकिन उसको अचीव कैसे करा जा रहा है, बाइंडिंग के माध्यम से। तो ऐसा भी बोल सकते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कंसेप्ट एंड बाइंडिंग इज अ इम्प्लीमेंटेशन, है ना। वो कंसेप्ट है और ये उसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट हो गया। बताइए। सर जावा में कंपाइल टाइम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता, राइट? नहीं होता है, ये बहुत लोग बोलते ले हैं नहीं पॉलीमॉर्फिज्म होता है। तो सर हम लोग जो मेथड ओवरलोडिंग करेंगे, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो भी एक तरह का रन टाइम हो गया। बिल्कुल सही बात है, यस सर, क्लियर है सर। वो भी एक तरह का रन टाइम पे ही हो गया चीज, क्योंकि जावा में तो ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम पे बनता ही नहीं है ना, तो इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिसीजन से है यार। कोई ऑब्जेक्ट यानी फंक्शनलिटी के साथ अगर पहले डिसाइड हो गया तो कंपाइल टाइम। और आप एक बताओ बात, आप कोई भी काम कब करते हो, काम कब करते हो? जैसे मैं चाय पीने जा रहा हूँ तो कब पीऊंगा, पहले ही, सर हमेशा चाय रन बनने टाइम। के बाद, चाय सर बनने चाय के बाद। बनने के बाद, क्या 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 चाय चाय बनने के बाद ना सर। बनने के बाद तो ठीक है, लेकिन कोई काम हम हमेशा प्रेजेंट में करते हैं, फ्यूचर में नहीं करते, पास्ट में नहीं करते, हमेशा प्रेजेंट में करते हैं, रन टाइम पे ही करते हैं। अगर हम देखें तो डिसीजन हम पहले या बाद में लेते हैं, लेकिन काम हमेशा हम रन टाइम पे करते हैं। इसीलिए जावा में रन टाइम ही पॉलीमॉर्फिज्म होता है। आप समझ में आई बात। लेकिन कोई अगर बोले कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अपना व्यू भी बता दो, और फिर बोल दो कि भाई सर ऐसा कहा जाता है, कई जगह हमने ऐसा पढ़ा है कि स्टैटिक मेथड बना के लोग इसे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो फिर आप अपना व्यू बताओ, और झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, हमें इतना पता है, तो इतना हम जानते हैं। तो कई लोग ऐसा मतलब कई लोगों का अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना तरीका होता है समझाने के लिए। तो अगर कोई समझाता है, कुछ कुछ बताता है, तो सुन लेना चाहिए। अब जैसे मैं अपने व्यू से अपनी चीज़ों को सही बता रहा हूँ, कोई अपना व्यू अगर आपको समझाए तो उसे सुनो, समझो, तर्क वितर्क करो, फिर उससे क्वेरी करो, क्या पता ये बात क्या है। तो मैंने अभी जो समझाया उसको बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ समझना अच्छे से, फिर मेरे से डिस्कशन करना कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वैसे मैंने आपको लॉजिकली समझा दिया कि यार बाइंडिंग क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। अब बाइंडिंग के बारे में, पॉलीमॉर्फिज्म तो खत्म हो गया भाई, यही मुझे पढ़ाना था, क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग कल आपको पढ़ा ही दिया, कंसिडर ओवरलोडिंग भी पढ़ा ही दिया है, मेथड ओवरराइडिंग का यूज करके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करना समझा ही दिया है, बाइंडिंग स्टैटिक और डायनेमिक भी आपको समझा ही दिया है कि ये स्टैटिक बाइंडिंग होता है, ये डायनेमिक बाइंडिंग होती है। तो ये टॉपिक ख़त्म ही है। लेकिन जो हमारा क्या था यार, क्या एक चीज़ मैं बताने जा रहा था, मैं अचानक अभी भूल गया, अभी दिमाग से निकल गया। कुछ बताने जा रहा था कि बाइंडिंग, हाँ बिल्कुल याद आ गया मुझे कि जो बाइंडिंग है ये कैसे होता है। बाइंडिंग का मतलब जी ये फिक्स करा के रख देना कि जी इसको जेवीएम चलाने वाला है या कंपाइलर चलाने वाला है, बस ऐसे समझ लो, यही बात समझ लो। तो कोई भी मेथड होता है, कोई डेटा होता है, उसकी कॉलिंग के टाइम पे ये पता चल जाता है कि ये कंपाइलर चलाने वाला है, जेवीएम चलाने वाला है, तो बस वही बाइंडिंग कहलाता है। और कंपाइलर चलाता है तो उसके आगे कंपाइल टाइम पे इन्वोक स्टैटिक इंस्ट्रक्शन जनरेट हो जाता है, और जेवीएम चलाने वाला है तो इन्वोक वर्चुअल इंस्ट्रक्शन जनरेट हो जाता है। बस यही बातें होती हैं। तो देखना चाहते हो आप, दिखाता हूँ। देखिए, एक क्लास मैंने बनाया ए नाम से, एक दूसरी क्लास मैंने बनाई बी नाम से, है ना। अब दो क्लासेस हो गई ए और बी।
अब क्या करूं, अब मैं करता हूं ये यहाँ पे एक शो नाम का मेथड बना लेता हूं, ठीक है, और एक स्टैटिक वाइड डिस्प्ले नाम से मेथड बना लेता हूं, ठीक है। इसमें क्लास टाइप का पैरामीटर ले लेता हूं, मैं a.show मेथड को कॉल करता हूं। अब मुझे बताओ, ये जो शो मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसकी कैसे बाइंडिंग होगी, स्टैटिक होगी या डायनेमिक होगी, कंपाइल टाइम होगी या रन टाइम? सर कंपाइल टाइम होगा स्टैटिक। शो मेथड जो मैंने कॉल किया कंपाइल टाइम पे होगी। सब लोग बता दो भाई। सर यहाँ पर तो आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं ना सर, रेफरेंस तो शायद रन टाइम पे होगा सर। अच्छा रजनीकांत आप बताइए, इसको आपने कंपाइल टाइम क्यों बोल दिया कि कंपाइल टाइम पे होगी? मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, सुना था या नहीं सुना था? सर यहाँ पे ए दिया है सर, ऑब्जेक्ट थोड़ी बनाया है सर। क्वेश्चन नहीं कह रहा हूं मैं, समझ नहीं रहे हो, ये नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, ये क्लियर है? नो सर, नो सर। क्वेश्चन नहीं क्लियर है? सर सर क्वेश्चन तो यही ना था कि ये void शो को जो हम लोग यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, ये रन टाइम आया कंपाइल टाइम? यस, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आपने क्या बोला, कंपाइल टाइम पे, है ना? यस सर। कैसे बोल दिया? सर क्योंकि सर हम लोग यहाँ ए टाइप का एक ए ले रहे हैं और ए डॉट शो कर रहे हैं, सर हम लोग ऑब्जेक्ट थोड़ी बना रहे हैं सर। तो ए टाइप का जो रेफरेंस है तो रेफरेंस वेरिएबल ना, और क्लास का नाम से तो नहीं कॉल कर रहे हैं हम, वो रेफरेंस वेरिएबल ही तो बना हुआ है, कभी ना कभी तो ऑब्जेक्ट का यस रेफरेंस आएगा ही। यस सर, जब कॉलिंग करेंगे तो यस सर, यस सर, यस सर, ये रन टाइम होगा सर। कई लोग, पहले तो मैं इसको एक्सटेंड करा देता हूँ, कई लोग ये कह के, ये समझ के से बोलेंगे शो मेथड को कि कंपाइल टाइम पे बाइंड होगा क्योंकि स्टैटिक के अंदर से कॉल हो रहा है। कई लोग ये समझ जाएंगे और इसी को समझ के वो बोल देंगे कि शो कंपाइल टाइम पे बाइंड हो रहा है ना? लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा, ये मेथड कहाँ से कॉल हुआ है ये मैटर नहीं करता, मेथड का टाइप क्या है ये मैटर करता है। मेथड अगर नॉन स्टैटिक है उसको वर्चुअल बोलते हैं, और उसकी डायनेमिक बाइंडिंग होनी है, ये फिक्स होता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस कॉलिंग के टाइम पे यहाँ पे इन्वोक वर्चुअल नाम का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कंपाइल टाइम पे आपके बाइट कोड में आपकी असेंबली इंस्ट्रक्शंस जो बनती हैं उनके अंदर ऐड करा दी जाती है, अगर वो कैसा है, नॉन स्टैटिक है। बताइए, बात बोलिए भाई। यस सर, यस क्लियर सर। है सर। यस सर। अगर मेथड स्टैटिक है तो यहाँ पे क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट हो जाएगा, इन्वोक स्टैटिक। और अगर स्टैटिक के साथ साथ वो कोई अदर एक्सेस स्पेसिफायर उसके साथ यूज हो रहा है, लाइक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड या कुछ और, तो उसके साथ इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है इन्वोक। नहीं, अगर स्टैटिक भी है और ये भी है तो इन्वोक स्टैटिक ही रहेगा, लेकिन स्टैटिक हटा दिया जाए और प्राइवेट बना दिया जाए तो इन्वोक स्पेशल, SPECIAL, अरे यार SPE, ठीक है, स्पेशल, इन्वोक स्पेशल। तो मेथड अगर नॉन स्टैटिक है तो इन्वोक वर्चुअल, नॉन स्टैटिक के साथ कोई स्पेशल कीवर्ड लगा दिया गया इसके आगे, प्रोटेक्टेड, पब्लिक वगैरह, तो इन्वोक स्पेशल।
और स्टैटिक बना दिया है तो इन्वोक स्टैटिक, स्टैटिक और प्राइवेट दोनों है तो इन्वोक स्टैटिक ही। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शन जनरेट होता है। क्लियर है? हाँ सर। शो मेथड अगर प्राइवेट है तो कोई जगह यूज कर सकते हो ना? क्या कह रहे हैं शमसुल? अगर शो मेथड अगर प्राइवेट है तो ऐसे कॉल कर सकता हूँ, ये डॉट शो? नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर नहीं जाएंगी। क्लास के बाहर यूज नहीं होगा ना? नहीं। ठीक है। क्वेश्चन था आपका, प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर नहीं जाएंगी, वो तो समझाने के लिए मैंने बना दिया था। प्राइवेट चीजें क्लास के बाहर नहीं जाती हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ पे एक और क्लास बना लेते हैं, बाइंडिंग टेस्ट, और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। ठीक है, आपको सारा चीज दिखा देते हैं। ये मेथड को ओवरराइड कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे लिख दिया हमने शो ऑफ ए कॉपी पेस्ट शो ऑफ बी। ठीक है, मतलब ओवरराइड मार दिया। अब देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया ए का, और रेफरेंस भी रख लिया मैंने ए का, और बी क्लास का स्टैटिक मेथड डिस्प्ले मैंने कॉल करा। मैंने रेफरेंस किसका रखा? ए का, और ऑब्जेक्ट किसका बनाया? ए का। तो ए का ही ऑब्जेक्ट है और ए का ही रेफरेंस है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब इसको मैंने सेव कर दिया। डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। जावा सी बाइंडिंग टेस्ट डॉट जावा कंपाइल हो गया। जावा बाइंडिंग टेस्ट कोड को रन कर दिया। ओह सॉरी अभी छोड़ो, वनली कोड को कंपाइल कर दिया। अच्छा, अभी हमने जैसे ही कोड को कंपाइल किया, रन नहीं किया मान लो, तो कंपाइलर ने कंपाइल टाइम पे इंस्ट्रक्शन जनरेट कर दिए होंगे कि इसको स्टैटिकली बाइंड करना है या डायनामिकली। ठीक है। हाँ सर। अब देखिए हमारा कोड कंपाइल हो गया है ना, कंपाइल हो गया, और कंपाइल होने के बाद ये सारा, एक मिनट रुक जाइए, अभी आप पूछिएगा जो क्वेश्चन पूछना है। कोड कंपाइल हो गया, बाइंडिंग हो गई, जावा पी करिए। एक कंपाइलेशन के लिए जावा पी करना होता है ना, तो जावा पी कर दीजिए, और उसके बाद आप अपने बाइट कोड का नाम लिख दीजिए, यानी कि बी लिख दीजिए। इसी को डिकम्पाइल करके देखना है, क्योंकि यहीं पे हम देखना चाहते हैं कि बाइंडिंग कैसे कैसे हुआ। तो जो जावा पी करके आप कोड को डिकम्पाइल करते हैं ना, तो वो इंस्ट्रक्शन आपको दिखते नहीं है जो बाइंडिंग वाले होते हैं। तो उसके साथ एक फ्लैग यूज करना है -c। ये आपकी असेंबली इंस्ट्रक्शन को भी इंटरनली दिखाता है। और यहाँ पे आप देखिए लाइन नंबर
एक, यहाँ डिस्प्ले के अंदर ये कॉल हो रहा है, क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ है, दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है सर। क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताइए? सर ये इन्वोक इन्वोक वर्चुअल लिखा वर्चुअल हुआ है। टू एचटेक टू सर ये भी है उसका ये सिंबल सर, भी जो लिखा अच्छा, हुआ है लेकिन left में। लेकिन अगर एक चीज देखो आप, अगर यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन करें तो शो मेथड किसका चलेगा, पेरेंट का चलेगा या चाइल्ड का चलेगा, किसका चलेगा, ये बताइए फटाफट। हम्म? चाइल्ड का चलेगा लगता है सर। चाइल्ड का चलेगा, यही तो लग रहा है। पेरेंट का चलना चाहिए ना सर, क्योंकि उसका पास है ना ऑब्जेक्ट सर, उसका पास करके उसको मेथड कॉल करा है। फिर से सोच लो, टाइम ले लो अच्छे से, बताओ। सर पेरेंट्स का चलेगा, पेरेंट का चलेगा सर पेरेंट का ही चलेगा सर। क्यों, रीजन? सर सर उसी का ऑब्जेक्ट बना के रेफरेंस वेरिएबल पास कर रहे हैं सर, उसके मेथड को कॉल करा रहे हैं सो मेथड में। तो क्या मेथड के ऊपर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा, होगा? अगर पेरेंट का ही कॉल होगा और पेरेंट का ही चलेगा तो क्या रन टाइम पे वो पॉलीमॉर्फिज्म हो जाएगा? हाँ सर। हैं? सर तो उसका ऑब्जेक्ट तो रन टाइम पे ही बना हुआ सर। नहीं, वो तो होगा बात सर। सही है, लेकिन क्या वो रन टाइम पे बाइंडिंग कर पाएगा? अब ये बताओ, क्या बाइंडिंग कर पाएगा रन टाइम पे? रन टाइम पे बाइंडिंग कर पाएगा वो कि किसका कॉल होना है, किसका एग्जीक्यूट होना है? मतलब सिंपल सा मतलब ये है कि क्या वो चाइल्ड का मेथड चला पाएगा? कभी भी नहीं। लेकिन फिर भी चाहे मेथड किसी का कॉल हो, किसी का एग्जीक्यूट हो, डजंट मैटर, इंस्ट्रक्शन तो इन्वोक वर्चुअल का जनरेट हो ही चुका है कि इसको डायनेमिकली बाइंड कराना है। अब चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट होगा, अब पेरेंट का ही ऑब्जेक्ट, पेरेंट का ही रेफरेंस होगा, तो पेरेंट का कॉल और पेरेंट का एग्जीक्यूट होगा, है ना? लेकिन अगर देख लो, अब आउटपुट देख लो, सॉरी, ये देख लो आपका आउटपुट, ओह सॉरी, बाइंडिंग टेस्ट, ये देखो सो ऑफ ए चला, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट बी का हो और रेफरेंस ए का हो, तो जी मेथड कॉल तो पेरेंट का हुआ लेकिन एग्जीक्यूट चाइल्ड का हो गया। अरे यार, ये था सो ऑफ दिस, क्लियर, बात समझ में आई? यस सर। तो ये मैटर नहीं करता है कि मेथड ऑब्जेक्ट किसका है, रेफरेंस किसका है, किसका कॉल हो रहा है, बाइंडिंग किसके बिहाफ पे होती है, ये नहीं, इसके बिहाफ पे नहीं होती है जी इसका कॉल होना है, इसका एग्जीक्यूट। बाइंडिंग तो मेथड का टाइप चेक करके होता है, नॉन स्टैटिक मेथड है तो इन्वोक वर्चुअल कर दो। अब देखो, मैं इस मेथड को स्टैटिक बना देता हूं, या देखो स्टैटिक, तो स्टैटिक इसे भी बनाना पड़ेगा तब तो चलेगा। और अब देखना इंस्ट्रक्शन किस टाइप का जनरेट होगा, क्या इंस्ट्रक्शन जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ? इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक स्टैटिक, इन्वोक स्टैटिक जनरेट हुआ, सही बात है। क्यों क्यों सर सर दोनों स्टैटिक है ना सर, दोनों मेथड। बिल्कुल। अब चाहे ऑब्जेक्ट किसी का भी हो, रेफरेंस किसी का भी हो, किसका मेथड चलेगा, आप लोग बताओ। ऑब्जेक्ट किसी का हो, रेफरेंस किसी का हो,
बोलोगे? चलो ऑब्जेक्ट बी का हो, रेफरेंस ए का हो, किसका चलेगा? रन टाइम पे जेवीएम आएगा चाइल्ड को चेक करने? यार पेरेंट का ही कॉल होगा, पेरेंट का एग्जीक्यूट होगा, आपने चलाया नहीं प्रोग्राम लग रहा है। अगर ए का रेफरेंस हो, बी का ऑब्जेक्ट हो, इस केस में अभी किसका चलेगा? पहले वाले के केस में सो अभी चला था, अभी किसका चलेगा बताइए आप लोग? सर ए का रेफरेंस और बी का ऑब्जेक्ट। हाँ तो A का रेफरेंस ए का रेफरेंस बी का ऑब्जेक्ट किसका चलेगा? तो सर ए का ही चलेगा। ए का ही चलेगा, बिल्कुल स्टैटिक है ना यार। अच्छा, ए का ही ऑब्जेक्ट और ए का ही रेफरेंस तो किसका चलेगा? पेरेंट का ही चलेगा। मतलब ये देखिए एक ही, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है सर काफी ज्यादा सर। क्या कंफ्यूजन है? बार बार सुनो, बार बार देखो। ये थोड़ा दोबारा बता दो, ये कंफ्यूजन। किसका रेफरेंस कैसे? भाई ऑब्जेक्ट किसका है अभी नीचे? ए का है। रेफरेंस वेरिएबल बी किसका का है? सर, ऑब्जेक्ट बी का है। हाँ, रेफरेंस वेरिएबल ए का है। रेफरेंस वेरिएबल ए का है, तो इसी ए का ही रेफरेंस तो ऊपर भेज रहा हूं मैं। यस यस और कल को ऐसा हो सकता है ए का ही ऑब्जेक्ट हो और ए का ही रेफरेंस हो, ऐसा हो सकता है। तो स्टैटिक के केस में चाहे ए का ऑब्जेक्ट हो, देखो स्टैटिक के केस में ऑब्जेक्ट किसी का हो, मेथड पेरेंट का ही चलने वाला है। देखिए आप, ये देखिए शो ऑफ ए ही चलने वाला है। ए का ही ऑब्जेक्ट हो और ए का ही रेफरेंस हो, और बी का ऑब्जेक्ट हो और ए का रेफरेंस हो, तब भी शो ऑफ ए चलने वाला है। चलेगा। चला है ना? तो बस। जी। लेकिन ये नॉन स्टैटिक के केस में ऐसा नहीं होगा। नॉन स्टैटिक बना दोगे तो किसका कॉल होगा? शो ऑफ बी। बस यही कहानी है। और अगर बी का ही ऑब्जेक्ट और बी का ही रेफरेंस हो फिर तो भी सर बी का ही चलेगा। बी का चलेगा सर। ये लो, बी का ऑब्जेक्ट हो और बी का ही रेफरेंस हो, अब बताओ किसका चलेगा? बी का ही चलेगा। बी का क्यों चलेगा? अब मैंने बी का ऑब्जेक्ट बना के ए नाम के वेरिएबल में ऊपर होल्ड किया हुआ है, ये देखो। सर ए का चलेगा। हाँ क्योंकि सर रेफरेंस ए का हो जा रहा है वहां पे जाके। हाँ, सर अगर सर, ये दोनों सर टाइप कास्टिंग रेफरेंस भी बी का हो तो बी का ही चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, तब बी का चलेगा, तब मान रहा हूँ बी का चलेगा। ठीक है, अगर जी, यहाँ जी, बी जी। का होता, बी का ऑब्जेक्ट बी का ही रेफरेंस, तब सब कुछ ऑब्जेक्ट सारा चीज बी का ही है, तो बी का ही चलना है सब कुछ। देखो ठीक है। अब कंफ्यूजन सर थोड़ा। हाँ, तो बस आप इसे Yes, एक दो sir. बार चलाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस। इसी के साथ स्टैटिक हटा देता हूँ मैं, नॉन स्टैटिक रहने देता हूँ, और इसको बना देता हूँ जी क्या बना दूँ, प्रोटेक्टेड बना दूँ। प्रोटेक्टेड टू पब्लिक वैलिड है, वीकर टू स्ट्रॉन्गर वैलिड है। सर पेरेंट वीकर होना चाहिए और चाइल्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ऐसा सर? वीकर टू स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, पेरेंट वीक होना चाहिए, चाइल्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो वैलिड है। अब मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया। नहीं, स्ट्रॉन्गर टू वीकर कर दिया ना मैंने इसे। यस यानी सर, इसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। पब्लिक तो है, डिफॉल्ट तो होता ही है यार। सर यस सर, डिफॉल्ट होगा तो सर प्राइवेट एक उपाय बचता है सर, प्राइवेट बनाओगे तो फिर कॉल नहीं होगा। वही और तो, सर उधर अगर प्राइवेट बनाएंगे तो कॉल नहीं होगा, वो सही सर बात है। यहाँ पे एरर आ जाएगा ना ए डॉट शो में। सर अगर इसको ये बना देते हैं सर प्राइवेट और इधर नीचे पब्लिक बना देंगे शो को, तो हो सकता है सर। प्राइवेट टू पब्लिक यस सर। कहाँ हो पाएगा? सर प्रोटेक्टेड टू पब्लिक सर, प्रोटेक्टेड टू पब्लिक। प्रोटेक्टेड टू पब्लिक तब भी तो
स्ट्रॉन्गर टू बी सर तब तो हो जाना चाहिए ना, तो सर पेरेंट वीकर ना हो गया, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में सर। प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक ना, यस सर, प्रोटेक्टेड और नीचे वाला पब्लिक सर। तो ये वीकर टू स्ट्रॉन्गर हो गया ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ठीक है, आपने सही बताया इसे। ये देखिए हमने डिस्प्ले में ए डॉट, यहाँ इन्वोक वर्चुअल ही हो रहा है ना, ये तो था। बी को डिकम्पाइल किया है ना, डिस्प्ले मेथड ए डॉट शो, इन्वोक वर्चुअल ही दिखा रहा है भाई। प्राइवेट के ही केस में होता है केवल, क्या प्रोटेक्टेड के केस में नहीं होगा। तो ठीक है, मेथड ओवरराइड नहीं करेंगे पहला चीज, लेकिन कॉल तो करेंगे ना। कॉल नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा? सेम क्लास में करके देख लें, फिर सेम क्लास में करके देख लेते हैं। ठीक है, मतलब देखो मैं क्या करने वाला हूं, अब इसको ऐसे रहने देता हूं। ठीक है, इसको बना लेता हूं प्राइवेट, तो ये भी कॉल नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको यहां से कॉपी किया, इसको बी क्लास में ही रख लिया, है ना, बी क्लास में ही रख लिया। और इसका जो रेफरेंस टाइप है वो हमने बी कर लिया, और अब चला दिया, सेम क्लास में रख लिया। समझाना ही तो है आपको। चाहिए कह रहा है सो ऑलरेडी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए हमने हटा दिया, कंपाइल कर लिया, और उसके बाद हमने डीकम्पाइल कर लिया। अब देखो आया इन्वोक स्पेशल, ना 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 ना, कहाँ आया? प्राइवेट मेथड तो दिखते हैं, हाँ यहाँ सॉरी यहाँ पे दिखा सर, नीचे आया है सर, यहाँ पे आया। आया है, इन्वोक स्पेशल आता है। चलो वो तो समझाने के लिए आपको मैंने यहाँ बना दिया। हाँ, तो इसको जैसे था वैसे कर देते हैं, शो ऑफ। सर एक बार जहाँ सर प्राइवेट किए वहाँ पब्लिक पब्लिक करके देखेंगे तो नहीं आएगा सर? पब्लिक के केस में नहीं आता है, पब्लिक के केस में नहीं आता है ना। शो ऑफ भी कर दिया, इसको ए टाइप का यहाँ रेफरेंस ले लिया। अब देखें कोई कोड में एरर तो नहीं है। ठीक है, अब ये कोड मैं आपको दे देता हूँ। ये इतना था भैया, आपको बाइंडिंग, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग और जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। खत्म हो गया, बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म, स्टैटिक बाइंडिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, सब खत्म। अब कोई क्वेश्चन पूछ रहा था, पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन था? किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, सर मेरा है क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ सर अगर कोई भी हम स्पेसिफायर एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिए तो डिफॉल्ट रहता है ना सर? डिफॉल्ट रहता है बिल्कुल। और डिफॉल्ट का एक्सेस कैसा है सर? हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं सर? लाइक पब्लिक तो हम कहाँ भी कर सकते हैं। अब आप जब तो ये देखिए, आज मैं आपको ऊप्स खत्म कर दूंगा, तो ऊप्स के जस्ट बाद आपका टॉपिक शुरू होगा, वो होगा पैकेज, और पैकेज के बाद पढ़ाएंगे एक्सेस रूल, है ना। और वहीं पे आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज का हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हाँ सर, मैंने अभी मेरा 10 मिनट के लिए कॉल चला गया था सर, थोड़ा ये मैंने समझा कि वो ही एक्सप्लेन कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने पूछा। नहीं नहीं, तो मैं आपको बता दूंगा एक्सेस रूल। ठीक, ओके सर, एक्सेस रूल आपको समझा दूंगा। फिलहाल अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जी फाइनल कीवर्ड के बारे में। फाइनल क्या होता है? तो कहते हैं फाइनल बेसिकली एक कीवर्ड होता है, फाइनल कीवर्ड है, और कीवर्ड के साथ साथ ये मॉडिफायर भी है। और फाइनल मॉडिफायर बेसिकली एक क्लास पे लग सकता है, मेथड पे लग सकता है, डेटा मेंबर पे लग सकता है ना, और लोकल वेरिएबल पे लग सकता है, और नेक्स्टेड क्लास पे भी लग सकता है। तो फाइनल क्लास भी होता है, मेथड भी होता है, डेटा मेंबर होता है, लोकल वेरिएबल होता है, और नेक्स्टेड क्लास होता है।
फाइनल एक कीवर्ड है। अगर आपसे कोई पूछता है कि फाइनल क्या है, तो फाइनल तो एक ऐसा छोटा सा चीज नहीं है जो ना एक ही जगह हम समझा सकते हैं। फाइनल को कई तरह से कई जगह पे समझा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई और क्लास के आगे फाइनल कीवर्ड लगा दिया तो उसका मीनिंग अलग है। अगर मैंने मेथड के आगे फाइनल लगा दिया तो उसके मीनिंग अलग है। तो मतलब फाइनल की मीनिंग हम ये बता नहीं सकते हैं जी यही होता है, यही एक फाइनल का मीनिंग है। जैसे स्टैटिक की कोई आपसे पूछता है स्टैटिक क्या होता है, तो आप बोलोगे स्टैटिक तो क्लास सॉरी मेथड भी बनता है, डेटा भी बनता है, किसके आगे पूछ रहे हैं। उसी तरह से फाइनल अगर क्लास के आगे लगाते हो तो उस क्लास के साथ एक कहानी क्या होती है वो सुनिएगा। अगर मैं बी क्लास में ए को इनहेरिट कर रहा हूँ तो ये चलेगा, परफेक्टली चलेगा। देखिए, लेकिन अगर मैं इसको फाइनल यहीं पे बना देता हूँ तो ये कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा, क्योंकि फाइनल क्लास इनहेरिट नहीं होते हैं। सॉरी मैं दूसरी क्लास कंपाइल कर रहा हूँ। वी कैन नॉट इनहेरिट द फाइनल क्लास इन जावा। तो बस व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द फाइनल क्लास? टू प्रिवेंट द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को रोकना होता है फाइनल क्लास को बनाना। अगर कोई क्लास फाइनल बनती है तो इनहेरिटेंस को रोकने के लिए बनती है। दैट्स इट, यही फाइनल होता है, फुल एंड फाइनल। फाइनल का यही पर्पज होता है, क्लास को अगर कोई चीज इनहेरिटेंस को रोकना। ठीक है, खत्म हो गया फाइनल क्लास। अब बात करते हैं फाइनल मेथड की। मेथड के आगे फाइनल लगाते हैं तो क्या होता है? वॉइड शो नाम का मेथड। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने कोई मेथड बनाया और उसको ओवरराइड करते हैं तो ये ओवरराइड हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको फाइनल बना देंगे तो ओवरराइड नहीं हो पाएगा। तो मतलब मेथड ओवरराइडिंग अगर रोकना है तो फाइनल मेथड बना दीजिए। सो if we use the final keyword with the method, so method become final and final method cannot be override in Java. If we use the final keyword with the class, so class become final class cannot be inherited in Java. Final method cannot be override, final method cannot be override and final class cannot be inherited. खत्म। अब बात कर देते हैं जी फाइनल डेटा मेंबर की या फाइनल लोकल वेरिएबल की। मान लीजिए मेरी क्लास है, उसके अंदर मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। द्वपिन हो, द्वपिन आप हो? हाँ जी द्वपिन जी, पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा जी। मान लीजिए कि मैंने x यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसको हमने यहाँ प्रिंट किया। तो प्रीतम बताएंगे इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसका आउटपुट क्या आएगा? सर इसका तो सर डिफॉल्ट वैल्यू आएगा x का। x की डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगा, एरर आएगा या तो कोई और कुछ आएगा, एरर आएगा। एरर आएगा भैया, ये एरर आएगा यहाँ पे। सही कह लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है, डिफॉल्ट नहीं छोड़ सकते। सही बात, वेरी गुड सही बताया संसुल ने। ठीक है, तो इसलिए एरर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमने x की वैल्यू 10 कर दी, ठीक है, और इसको कंपाइल कर दिया तो इसकी वैल्यू अब 10 आ जाएगी। और अगर मैंने इसकी वैल्यू 20 कर दी तो अब इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी। पहले 10 था, अब बाद में 20 हो गया। लेकिन अगर किसी लोकल वेरिएबल को फाइनल बना दोगे तो इसको एक बार तो इनिशियलाइज कर दिया, दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, एरर आ जाएगा। देखिए एरर आ जाएगा, देखिए कह रहा है कि ऑलरेडी हैज बीन असाइंड, मतलब ये 20 आप नहीं दे सकते। फाइनल लोकल वेरिएबल में एक बार वैल्यू भेज सकते हो, दो बार नहीं भेज सकते हो। तो मतलब वेरिएबल फाइनल हो गया तो मतलब वो फुल एंड फाइनल है, अब उसकी वैल्यू फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, कांस्टेंट बना दिया, उसकी वैल्यू रीअसाइन नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके। तो फाइनल वेरिएबल, फाइनल लोकल वेरिएबल जब भी बनाएंगे तो उसमें एक ही बार वैल्यू असाइन होगी, दो बार नहीं होगी। ठीक है, यही सेम चीज डेटा मेंबर के साथ भी होता है। ये मान लीजिए डेटा मेंबर है हमारा,
और इसको मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया और अभी प्रिंट करा, क्या आउटपुट आएगा? क्या आउटपुट आएगा? सर अभी तो एरर आया क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा। चलो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर दिया, वेरी गुड। अब सर 0 आएगा जब हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे तो। 0 आएगा। 10 आएगा क्योंकि x = 10 लिखा हुआ है। अभी मुझे Yes, तो लग sir, रहा है x ये equal- कंपाइल टाइम पे एरर आएगा। सर यहाँ पे x = 10 लिखा हुआ है ना सर, तो ये 10 ही तो आएगा। लोग जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो 2 लाइन में डिक्लेयर इनिशियलाइज नहीं होते हैं। ये देखिए एरर आएगा कंपाइल टाइम, ये देखिए वो होते हैं इनिशियलाइज डिक्लेयर जब उसको कंस्ट्रक्टर या मेथड या इनिट ब्लॉक जहाँ पे करो, ऊपर नहीं कर सकते डिक्लेयर इनिशियलाइज। एक लाइन में नहीं कर सकते, एक लाइन में या तो कर दो या तो 2 लाइन में नहीं कर सकते उसको। कोई भी बिजनेस लॉजिक हम क्लास के अंदर डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना। ठीक है, तो देखो ये कंपाइल हो गया ये। ठीक, अब उसके बाद अब हमने इसकी वैल्यू कर दी फाइनल, मतलब इसकी वैल्यू अभी 10 है, अभी मैं 20 कर दूं तो अब 20 आने लगेगा, लेकिन अगर फाइनल बना दूंगा तो एरर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल डेटा मेंबर को भी एक ही बार इनिशियलाइज करा जा सकता है। फाइनल डेटा मेंबर को भी एक ही बार इनिशियलाइज करा जा सकता है। एक होता है फाइनल, एक होता है फाइनली, एक होता है फाइनलाइज। तो तीनों का अलग अलग रिलेशन है। फाइनल अभी पढ़ रहे हो, फाइनली इनहेरिटेंस और एक्सेप्शन हैंडलिंग में पढ़ोगे, और फाइनलाइज पढ़ोगे कब? फाइनलाइज पढ़ोगे जब आप गार्बेज कलेक्शन पढ़ोगे। ठीक है, तो फाइनल ये है। ठीक है, तो ये समस्या है भाई। सर ये लोकल वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल के साथ होता है या फिर स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी होता है? क्या ये फाइनल कीवर्ड का सर, जो एक से मतलब एक बार जो कर तो दिया नहीं वो नहीं, होगा। आप फाइनल के साथ स्टैटिक भी बना लो, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। फाइनल की मीनिंग अलग है, स्टैटिक की मीनिंग अलग है। आप बताओ क्या मीनिंग? फाइनल है तो रीड ओवरराइड नहीं हो सकता, स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट से नहीं रिलेटेड होगा। अगर स्टैटिक नहीं होके नॉन स्टैटिक होगा तो इसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से होगा। समझ रहे हो? बट दोनों सर का स्टैटिक को भी हम लोग कर सकते हैं फाइनल। क्यों नहीं कर सकते हैं? यस सर, क्लियर सर। बिल्कुल। अब आपको एक बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, सुनिएगा। अगर जावा के अंदर कोई भी फाइनल वेरिएबल ऐसे बना के रखो तो इसका मतलब ये हो गया कि एक बार इनिशियलाइज हो सकता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये चलेगा। ठीक है, अभी एरर आने लगेगा, सॉरी एक बार इनिशियलाइज हो सकता है और ये कोई एरर नहीं आएगा, चलेगा ये। लेकिन अगर कोई फाइनल वेरिएबल आपने ऐसे डिक्लेयर कर दिया और उसको इनिशियलाइज नहीं करा तो ये बिल्कुल एरर आने लगेगा, ये चलेगा ही नहीं। क्यों? इसका रूल सुनिए। क्योंकि ये जो वेरिएबल होता है इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। जब कोई वेरिएबल फाइनल हो और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हो तो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो ब्लैंक हो जाती है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गायब हो जाती है ना, वो आपको दिखती नहीं है। और यही कंसेप्ट कहलाता है ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। और ब्लैंक फाइनल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज बिफोर द फर्स्ट यूज। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू हो गायब हो जाती है। वो इसलिए गायब हो जाती है, अगर इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू भी आ जाए और आप भी इसके अंदर वैल्यू असाइन कर लो तो फाइनल का जो रूल है वो ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए फाइनल वेरिएबल की जो डिफॉल्ट वैल्यू है गायब करा दी जाती है और ये ब्लैंक फाइनल बन जाता है। ठीक है ना, ब्लैंक फाइनल बन जाता है, समझे? तो ये ब्लैंक फाइनल बन जाता है भाई। देखो कह रहा है कि एक्स वेरिएबल नॉट डिफॉल्ट कंसिडर वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है तो अब इसकी एक डिफॉल्ट वैल्यू जो है एक बार यहाँ इनिशियलाइज कर दो और ये चलने लगेगा। तो व्हाट इज ब्लैंक फाइनल वेरिएबल? जब किसी क्लास में कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल को फाइनल बनाते हैं और बिना इनिशियलाइज करे छोड़ देते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो गायब हो जाती है और उसी को ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बोलते हैं, मतलब फाइनल वेरिएबल विथ ब्लैंक वैल्यू। ठीक है ना, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। और ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं या तो कंस्ट्रक्टर में या इनिट ब्लॉक के अंदर। कर दिया, काम हो गया। और अगर इसी के आगे लगा दें स्टैटिक तो ये स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बन जाएगा।
और इसको एक ही बार इनिशियलाइज कर सकते हैं इनसाइड द स्टैटिक ब्लॉक ओनली। इसी को स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल बोलते हैं। स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल को स्टैटिक ब्लॉक में ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बस खत्म हो गया आपका फाइनल का कंसेप्ट। फाइनल से रिलेटेड 4 चीजें आ गई, 5 चीजें आ गई। फाइनल क्लास, फाइनल मेथड, फाइनल लोकल वेरिएबल, फाइनल डेटा मेंबर, ब्लैंक फाइनल वेरिएबल और स्टैटिक ब्लैंक फाइनल वेरिएबल। 6 चीजें आ गई। पढ़िए, अच्छे से मेहनत करिए।